हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 8 में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म कर लिया था। अब इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करने वाले हैं जो हमने फॉर्मूले के तौर पे पहले पढ़ ली थी। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने वाली क्या थ्योरम थी कि मतलब अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें ये होता था डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है। तो ये कैसे आया, इसको प्रूफ करेंगे। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे क्या कि अगर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और आपका एम एक्स और आपका दे रखा है क्या एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है 1/mx प्लस एन वाई। क्या होता है 1/mx प्लस एन वाई। तो इसको भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब पहले इस सब को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या चीज़ कि एक हमारा वर्ड होता है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या होता है। देखो, अगर नेसेसरी कंडीशन को हिंदी में करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ज़रूरी शर्त। ज़रूरी शर्त, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी शर्त कि मतलब अगर किसी काम को होना पॉसिबल कराना है तो ये तो होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेती हूँ, जैसे आप इसके लिए टैगलाइन लिख सकते हो क्या कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन। जैसे अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल दूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको जीवन जीने के लिए, आपको लाइफ जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपके लिए, एक नेसेसरी कंडीशन हो गई कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप जी नहीं सकते हो। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या आ जाता है, क्या ये ज़रूरी है कि अगर ऑक्सीजन है आपके पास तो आप जी लोगे। समझ रहे हो बात को। मतलब क्या हो जाएगा, क्या कि अगर ऑक्सीजन है, अगर मतलब नॉर्मली ये चीज़ है कि अगर आपको जीना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो आप जी लोगे तो ये ज़रूरी नहीं है ना। केवल ऑक्सीजन होना ही जीने के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन किसको बोलते हैं, जो ज़रूरी शर्त होती है कि अगर ये नहीं हुआ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये बस ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। वही दूसरा आता है हमारा क्या, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है, काफ़ी, मतलब भरपूर मात्रा में। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो पक्का ही है, काम हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये आप कमा लेते हो, तो 10 रुपये की चॉकलेट तो आप पक्का ही खरीद लोगे, खरीद सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, सफिशिएंट हो गया। 10 रुपये की चॉकलेट खरीदने के लिए 1000 रुपये कमाना सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये ज़रूरी है बट सफिशिएंट नहीं, मतलब इसके बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें चाहिए। और सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर ये सारी चीज़ें मिल गई तो आपका काम पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब, नेसेसरी कंडीशन का मतलब ज़रूरी शर्त कि बिना इसके काम चलेगा ही नहीं। अगर ये है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ये नहीं है फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। वो हो गया नेसेसरी कंडीशन। लेकिन नेसेसरी कंडीशन का होना काफ़ी नहीं है। और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर ये है तो काम पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आया। उसके बाद एक चीज़ क्या थी, एक हमने पढ़ा था क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। ये वाली चीज़ मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज यूज़ करनी है दोबारा से, तो मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ उसको। एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, याद आ रहा है? रिमाइंड करो अपने दिमाग में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज said to be exact differential equation कब, if mdx plus ndy is equal to du। याद आया इससे कुछ कि mdx plus ndy हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, कब होगा? जब आप इस mdx plus ndy के लिए कोई एक ऐसा फंक्शन u एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर यही आंसर आ रहा है। ये हम पहले समझ चुके हैं, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना कि mdx plus ndy बराबर du है, तो ये जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है? दूसरी एक चीज़ देखो, जब भी हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी आपको, बिना याद करे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको यूपीएससी में मेंस का पेपर देना है, अब आप हर चीज़ के डीप में जाओगे कि भाई इसका भी डेरिवेशन समझो, उसका भी समझो, उसका भी समझो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको जीएस भी कवर करनी होती है, ठीक है? तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट आपको दिमाग में रखने हैं। अभी जब हम दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एक फार्मूला, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, क्या? z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर मान लो z कोई ऐसा फंक्शन है जो किसका है, x और y दोनों का फंक्शन है, तो आपकी dz की वैल्यू क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन की थ्योरम है, ये आपको याद रखना है। ये वाले जो फॉर्मूलेज है ना, जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं और जो चीज़ें याद रखने वाली है, उनको एक अलग से पेज पे लिख लो, डेली उसको रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगा। ये याद रखना है आपको अभी हाल फिलहाल कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो डी जेड बराबर क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है, इसका अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब मेन हमारा स्टेटमेंट लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू फाइंड नेसेसरी एंड sufficient condition for that the equation m dx plus n dy is equal to 0 may be exact, may be exact। क्या कि हमको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है, किसके लिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट होने के लिए, कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो पहले तो जब भी ये स्टेटमेंट आता है, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब भी ये स्टेटमेंट आएगा तो आपको अपने दिमाग में क्या लेकर आना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में मुझे यही प्रूफ करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यही नेसेसरी कंडीशन है, यही सफिशिएंट कंडीशन है, दोनों में मुझे इसी चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है? तो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ लिखना स्टार्ट करो। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, क्योंकि देखो मेंस रिटर्न एग्ज़ाम है, ठीक है? आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, ठीक है? तो सारी चीज़ें लिखनी है। तो पहले हम पहली कंडीशन लेके चलते हैं। पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है? सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे हम, नेसेसरी कंडीशन को लेके चलेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्या माना है मैंने कि ये जो मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले से, मान लिया मैं, ठीक है। तो देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू होगा। ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 अगर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका एक यू, एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसका डिफरेंशिएशन बराबर होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के, ठीक है। तो ये लाइन तो सबको क्लियर होगी बाय डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन जो है हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर हमने जो u लिया है वो क्या है, लिख देते हैं इधर, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। u फंक्शन है x और y का, ठीक है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब ज़रा देखो यहाँ से डी यू बराबर क्या आएगा, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर कोई x और y दोनों का फंक्शन है तो डी यू की वैल्यू क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, पहले दोबारा देखो मैंने क्या किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या माना, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू होगा, जहाँ पर यू क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, फिर डी यू की वैल्यू लिख दी। यहाँ तक तो हमें पता है, हम खुद भी कर सकते हैं, 3-4 बार करोगे तो आ जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, डी यू बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। अब ज़रा देखो, इक्वेशन 2 में डी यू बराबर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, और इक्वेशन 3 में डी यू बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर दूँ तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर हो जाएगा इसके। तो मैं वही करती हूँ, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, 2 में क्या कह रहा है आपका, डी यू बराबर है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के, तो डी यू की जगह 3 में मैं क्या रख देती हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर कर दो दोनों को, बाय कंपेयर करोगे तो देखो m बराबर क्या आएगा यहाँ से, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि dx की जगह dx आ गया तो बाकी का बचा कुचा किसकी वैल्यू हो गई, m की। तो यहाँ पे आपके पास आ गया m बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स, और n बराबर क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि dy की जगह dy आ गया, n बराबर आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मुझे प्रूफ क्या करना है उसको दिमाग में लेके चलो, मुझे प्रूफ करना है क्या, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, यानी कि m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में और n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं फिर। तो यहाँ पे जो मेरा m आया है उसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर देती हूँ, किसके रेस्पेक्ट में करना है m को, y के रेस्पेक्ट में। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा डेल m अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करना है m को, तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, डेल m अपॉन डेल वाई बराबर क्या आएगा, डेल 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 स्क्वायर हो गया, यानी कि डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगी तो n में मुझे क्या करना है, डेल n अपॉन n का करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स
डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर हो गया हमारा किसके, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अब हमने कहाँ तक इक्वेशन ले लिया था, हमने इक्वेशन ले लिया था 3 तक। तो मैं क्या करती हूँ, इसको रख देती हूँ क्या, इक्वेशन 4, और इसको ले लेती हूँ इक्वेशन 5। तो ज़रा देखो, बाई इक्वेशन 4 एंड 5, ज़रा देखो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है ये, और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी यही आ रही है, दोनों बराबर है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यही हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि ये हम लेके नहीं चले थे। हम क्या लेके चले थे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारा अपने आप प्रूफ हो गया, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। दिस is the necessary condition for mdx plus ndy is equal to 0 to be exact, to be exact। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? पक्का? अब ये नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ देखो, थ्योरम है तो थोड़ा तो आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैंने पहली बार की थी तब मुझे भी नहीं आई थी समझ में। ठीक है, एक समझ में आना, और एक दूसरी बात, जैसे ही क्वेश्चन आता है आपका हाथ चलना चाहिए जल्दी जल्दी, और वो तभी चलेगा जब आप इसको 3-4 बार 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 करोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, तो थ्योरम्स के लिए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि आप एक अलग से कॉपी बनाओ, और जिसमें थ्योरम, जो जितनी भी थ्योरम आएंगी और भी पार्ट्स में आएंगी, तो जितनी भी थ्योरम है उनके लिए अलग से कॉपी बनाकर उनको अलग से तैयार करके रखो, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। क्योंकि देखो क्वेश्चंस में तो केवल क्या है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, लेकिन थ्योरम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, किस स्टेप के बाद मुझे कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। तो उस चीज़ को क्या करके रखो, उस चीज़ को अपने दिमाग में करके रखो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब ये तो हो गई कौन सी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। अब नेक्स्ट आगे दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, कौन सी, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ देखो, नेसेसरी कंडीशन में हमने मान के चला था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हमने प्रूफ कर दिया था लास्ट में क्या, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे। मैं मान के चलूँगी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को प्रूफ करेंगे कि वो एग्जैक्ट है। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं इसमें क्या, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। या एग्जैक्ट नहीं लिख रही मैं, मान ही नहीं रही, मैं प्रूफ करूंगी इस चीज़ को कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एग्जैक्ट है। तो बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। मैं इस चीज़ को मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन हमारी यही तो होती है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आता है तो क्या ये काफ़ी है, सफिशिएंट है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 को डिफरेंशियल एग्जैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो ये मैंने लिया है, ये मुझे गिवन है, याद रखना, और इसको मुझे एग्जैक्ट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक स्टेप है जो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, क्या, वो है ये, लेट u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स। ये याद रखना पड़ेगा भाई, इसके लिए कुछ नहीं कर सकती मैं, कि हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, u बराबर इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अच्छा, अब इसमें हमें इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करती हूँ,
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन एक्स को इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इसको मैंने मान लिया u बराबर इंटीग्रेशन एम डी एक्स, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके डेरिवेशन में। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ x के रेस्पेक्ट में, यानी कि मैं फाइंड करती हूँ डेल u अपॉन डेल एक्स। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डेल u अपॉन डेल एक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, m बचेगा, बच गया ना। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ गई, m बराबर क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, m बराबर मेरे पास आया डेल u अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और मैं लेके क्या चली थी इसमें, डेल m अपॉन डेल वाई बराबर है डेल n अपॉन एक्स के। तो देखो मैं करने क्या वाली हूँ, मैं m को मान के चली हूँ। ठीक है, मैं m का यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड करूँगी, और m और n की वैल्यू को ये जो ऊपर इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसमें पुट कर दूँगी और प्रूफ कर दूँगी कि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई। अब मैं फाइंड करती हूँ डेल m अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो फाइंड करते हैं डेल m अपॉन डेल वाई, तो ये भी हो जाएगा क्या, डेल अपॉन डेल वाई डेल u अपॉन डेल एक्स, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हो, डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। अब ये मेरे पास वैल्यू आई है किसकी, डेल m अपॉन डेल वाई की। ठीक है, अब मेरे पास मैं इक्वेशन नंबर 2 से डेल m अपॉन डेल वाई बराबर है डेल n अपॉन डेल एक्स के, तो जो वैल्यू डेल m अपॉन डेल वाई की आई है वही वैल्यू होगी किसकी, डेल n अपॉन डेल एक्स की। तो लिखते हैं इसको बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 जो डेल m अपॉन डेल वाई है वो बराबर है किसके, डेल n अपॉन डेल एक्स के। तो मैं डेल n अपॉन डेल एक्स को बराबर कर सकती हूँ, किसके बराबर कर सकती हूँ, डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है ये, तो मैं इसको लिख देती हूँ बराबर करके, ये हो जाएगा डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, पक्का नहीं है। अब मेरे पास डेल n अपॉन डेल एक्स आ गया। अब वही मुझे क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे डेल अपॉन डेल एक्स हटाना है, डिफरेंशिएशन हटाना है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसे इंटीग्रेट कर दो पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, एंड जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। याद रखना इस चीज़ को, y को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको इंटीग्रेट करना है, कर दो इंटीग्रेट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल n अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ देखो, डेल n अपॉन डेल एक्स से इंटीग्रेशन से डेल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास n बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई को, क्या डेल अपॉन डेल एक्स डेल u अपॉन डेल वाई लिख सकती हूँ ना भाई। इसी को मैंने खोल के तोड़ दिया है बस इसको। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो हो जाएगा, हो गया ना। तो n बराबर आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन से डेल अपॉन डेल एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा डेल u अपॉन डेल वाई, और प्लस आएगा कांस्टेंट, आएगा कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट होता है ना भाई। ध्यान करो क्या, कि अगर मान लो मुझे इंटीग्रेट करना है x का, तो आपका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी लेते हैं ना, कांस्टेंट आता है ना इंटीग्रेशन में, तो वही वाला कांस्टेंट लिया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, कि ये जो कांस्टेंट है इसकी जगह मैं सी नहीं लिख रही,
क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि ऊपर हमने y को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट की तरह। तो मैं कांस्टेंट की जगह c ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू del u अपॉन del y प्लस f ऑफ y, क्योंकि भाई y भी तो कांस्टेंट ही है, y को कांस्टेंट की तरफ ट्रीट कर रहे हैं, तो f ऑफ y जो होगा वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो मैं कांस्टेंट की जगह f ऑफ y लिख सकती हूँ। ठीक है ना, समझ में आया ये? अब आपके पास ये वैल्यू आ गई किसकी, n की। ठीक है, और m की वैल्यू ऊपर आई रखी थी। कहाँ थी m की वैल्यू, देखो ऊपर m की वैल्यू क्या आई थी, del u अपॉन del x। अब मैं m और n की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, इक्वेशन 1 में, यानी कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। देखो जरा आप क्या होता है, पुट द वैल्यू of m, n and m in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, m dx प्लस n dy बराबर 0 है। तो m dx प्लस n dy बराबर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या थी आपके पास, del u अपॉन del x थी, तो m की जगह आ गया del u अपॉन del x dx प्लस n की वैल्यू क्या है ये, तो n है del u अपॉन del y प्लस f ऑफ y dy। लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का नहीं है? चलो अब उसके बाद अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू del u अपॉन del x dx प्लस del u अपॉन del y dy, मल्टीप्लाई कर दिया dy का अंदर, और ये हो जाएगा f ऑफ y dy। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, पक्का नहीं है? अब ज़रा ध्यान से देखो एक चीज़, क्या कि ये जो आपका है del u अपॉन del x dx प्लस del u अपॉन del y dy, अपनी कॉपी में चेक करो ज़रा, स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, du लिख सकते हो। भाई याद करो फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में लिखा था, u बराबर अगर f ऑफ एक्स वाई है तो आपका du बराबर क्या होता है, del u अपॉन del x dx प्लस del u अपॉन del y dy, लिखा था ना। तो इस यही तो आ रहा है हमारा यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। तो अब मैं वही लिख देती हूँ इसको, हम क्या लिख देते हैं, du। तो ये आपका क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, ये वाली पूरी वैल्यू हो गई आपकी du, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, प्लस f ऑफ y dy। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ देखो। अच्छा अब एक चीज़ को समझो पहले, क्या, जैसे मान लो आपके पास क्या है, x माइनस का x प्लस 2 है। ठीक है, अगर इसमें से मुझे माइनस कॉमन लेना है तो क्या होता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, यानी कि ये x हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब यही एक चीज़ देखो, अगर मैं ऐसे लेती हूँ du प्लस dg, ठीक है, इसमें से अगर मैं d को कॉमन ले लूँगी तो आपका क्या बचेगा, u प्लस g बचेगा ना। लेकिन अगर आपको ऐसे दे रखा है, क्या आपको दे रखा है du प्लस g, ये दे रखा है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि इसमें से d को कॉमन लो, तो d को कॉमन लोगे तो यहाँ तो d है, तो ये u हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे तो d नहीं है, तो आप क्या करोगे, d का मल्टीप्लाई, d का डिवाइड, d का मल्टीप्लाइड वाला बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 1/dg, जो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ केवल। 1/d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, और डिफरेंशिएशन के उल्टे को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, u प्लस इंटीग्रेशन g।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसी का यूज़ मैं करने वाली हूँ यहाँ पर। मैं क्या करूँगी इधर, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर, यहाँ से d कॉमन ले लेती हूँ, तो इधर तो d था तो ये u आ गया प्लस, बट इधर d नहीं है, ये dy तो पीछे लग रहा है, इधर तो d है ही नहीं, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन f ऑफ y dy लिख सकते हैं ना इसको ऐसे करके। अब ये हो तो गई प्रूफ एग्जैक्ट। क्यों हो गई, क्योंकि भाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर आ रहा है किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ज़ीरो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कब, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा u जिसका डिफरेंशिएशन करने पे आंसर यही आए। तो ये देखो, इस पूरे को मैं u लिख सकती हूँ, u फंक्शन की तरह ट्रीट करो, और इसका डिफरेंशिएशन बराबर आ रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के, तो हो गई ना प्रूफ की ये एग्जैक्ट है। तो हम लेके क्या चले थे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, और हमारा प्रूफ क्या हो गया कि हेंस इट इज क्लियर दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि सफिशिएंट कंडीशन भी हमारी क्या है, यही है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ तक। और 2-3 बार जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको एक बार समझ लिया, कॉपी में साफ साफ करो, उसको देखो ढंग से, फिर उसके बाद बिना देखे दोबारा करने का ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, ये वाला जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल देते हैं, कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये ऊपर हमारी कितनी इक्वेशन हो गई थी, ऊपर हमारी इक्वेशन हो चुकी है कितनी, दो ही हुई है शायद, दो ही इक्वेशन हुई है ना। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देती हूँ। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो हमारा यहीं प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देती हूँ, मैं इसको लिख लेती हूँ। नेक्स्ट पेज पर क्या आ रहा है हमारा, इक्वेशन 3 आ रहा है हमारा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। हमारा क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3। अभी हमारा वहाँ ख़त्म हो गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला क्वेश्चन। यहाँ पर एक आपकी बनती है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, कोरोलरी का मतलब होता है अ रिजल्ट दैट फॉलोज इजीली फ्रॉम अ थ्योरम। यानी कि ये जो आपने ऊपर थ्योरम प्रूफ की है इसी का एक रिजल्ट है, ठीक है। ये कोई इसके लिए अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी थ्योरम के रिजल्ट को हम यूज़ करके एक और रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो ये हमारा थ्योरम का रिजल्ट आया था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दे रखा था। अब इसी से हम प्रूफ करेंगे, क्या क्या निकालेंगे फॉर्मूला, सोल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये आया है कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू इक्वेशन 3 से क्या है, ये इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, ये डी ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं इसको। अब क्या करती हूँ मैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देती हूँ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका,
इंटीग्रेशन डी यू प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ का भी इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा u प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ तो ज़ीरो बचेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, अब ज़रा पहले वाले जो पार्ट था उसमें एक चीज़ देखो, इस वाले पार्ट में हमने m बराबर क्या माना था, इंटीग्रेशन u बराबर माना था इंटीग्रेशन m dx। देखो ज़रा इधर कहाँ गया हमारा, ये रहा इक्वेशन 3 में, ये माना है हमने u बराबर इंटीग्रेशन m dx। तो मैं इस इक्वेशन 3 का यूज़ करके, 3 तो इसमें आ गया यार, 4 ले लेते हैं फिर उसको, तो इक्वेशन 3 का यूज़ करके मैं u की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पर। ये 3 हमारा आ चुका है, तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 4 ले लो, 4 ले लो उसको। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बाई इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन 3 से जो हमारा पीछे था उसके से हम u की वैल्यू पुट करते हैं बाई इक्वेशन 3। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो ये एफ ऑफ वाई डी वाई क्या है, एफ ऑफ वाई डी वाई का मतलब है इसमें एक्स की कोई टर्म आ ही नहीं रही, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, लिख सकती हूँ ना ऐसे, क्योंकि इसमें एक्स आ ही नहीं रहा, कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। अब ज़रा देखो ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है ना, ये हमारा सॉल्यूशन था किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमने सॉल्यूशन भी प्रूफ कर दिया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक थ्योरम है जो आपको फिर से आपको अलग से लिख के रखो, उसको याद रखना है। इसको भी ये जितने भी फॉर्मूले और थ्योरम में अलग से लिखा रही हूँ उनको भी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन दूसरे टॉपिक्स में आएंगे ये। जैसे अभी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये थ्योरम हमारी आएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ ना करके इसको केवल लिख लो। थ्योरम का नाम है, ये यूज़ होगी अब आपका नेक्स्ट डेरिवेशन में, यूलर्स थ्योरम on partial differentiation। Euler's theorem on partial differentiation। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है if a function u is equal to f of x y is a homogeneous function of degree n, तो आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है एन यू के। ये याद रखना है आपको, क्या कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है यू एफ ऑफ एक्स वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है, तो आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है किसके, एन यू के। इसको ध्यान रखना। चलो अब आगे आते हैं हमारे प्रूफ पर। आगे हम लेते हैं कौन सा, एक मेथड। ठीक है, मेथड कौन सा वाला प्रूफ करेंगे, मेथड हम प्रूफ करेंगे इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ
जीनियस एंड एम डी एक्स वो एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन जो 1/mx प्लस एन वाई जो होता है वो क्या होता है हमारा, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद आया, पढ़ा था हमने ये, वहाँ पर हमने इसके क्वेश्चंस किए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रूफ करने वाले हैं, तो उसको एकदम दिमाग खोल के ध्यान से समझना। देखो इस वाला जो ये जो हमारा मेथड है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज होमोजीनियस इफ एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा जो 1/mx प्लस एन वाई है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इसको प्रूफ करने के मैं दो तरीके बताऊंगी आपको, ठीक है। आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वो कर लेना, लेकिन समझना दोनों को है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इसको। अब प्रूफ के लिए पहले मैं पहला मेथड ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या गिवन है पहले मैं वो लिखती हूँ। मुझे ये गिवन है क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मेंस एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम है, सब्जेक्टिव है। आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अब इसमें क्या दे रखा है मुझे, इसमें एक चीज़ और पता है, वेयर एम एंड एन आर होमोजीनियस functions homogeneous functions of x and y, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को, ये हमारा क्या दे रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस एन वाई दे रखा है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो मैं पहले इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरी इक्वेशन में। तो हम ले लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 1/mx प्लस एन वाई बोथ साइड, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, m/mx प्लस एन वाई डी एक्स प्लस n/mx प्लस एन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर आपने 1/mx प्लस एन वाई है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसका अगर हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है। मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अगर ये एग्जैक्ट है, इफ इट इज एग्जैक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा m वाली फंक्शन होगा, एम एक्स प्लस एन वाई, एम डी एक्स प्लस एन वाई होता है ना, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होती है, हमारी कंडीशन क्या कहती है एग्जैक्ट के लिए, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यानी कि मैं ये वाली जो टर्म है इसका, ये हमारी क्या है m है, और ये वाली टर्म क्या है कैपिटल N है, तो यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूँ और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बराबर होने चाहिए ये दोनों, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अब हम यही करने वाले हैं कि अगर ये एग्जैक्ट है तो डेल अपॉन डेल वाई किसका, वाई के रेस्पेक्ट में किसका करेंगे, m अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का, ये बराबर होगा किसके, डेल अपॉन डेल एक्स एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अब मुझे LHS बराबर करनी है RHS के, अगर मेरा ये प्रूफ हो जाता है तो मेरा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो पहले हम लेके चलते हैं किसको, LHS को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, डेल अपॉन डेल वाई m अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है।
अब इसको करते हैं, तो पहले इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको डिवाइड वाले रूल से करेंगे, ठीक है। तो एम एक्स प्लस एन वाई तो ऐसे ही आ जाएगा, m का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस, अब m ऐसे ही आ गया, अब इसके अंदर करोगे तो आपका एम एक्स है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो x तो कांस्टेंट हो गया, m x और y दोनों का फंक्शन है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस, अब एन वाई को मल्टीप्लाई वाले रूल से करना पड़ेगा, तो पहले मैं y का कर देती हूँ, y का करोगे तो n बचेगा प्लस, अब y को कांस्टेंट लेते हैं, मतलब y को अलग लेते हैं, n का करते हैं, तो n का क्या हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल वाई। इसमें कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई रूल लगाया है, ठीक है। ये डिवाइड वाला रूल है, इसमें डिवाइड लगा दिया और इधर मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया। अपॉन में क्या आता है इसमें, एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन का डिवाइड वाला रूल लगाया केवल मैंने। जिसको ये स्टेप समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इसका एक अलग से शॉर्ट बना के डाल दूँगी। तो अभी आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स, अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, डेल एम अपॉन डेल वाई प्लस एन वाई डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस एम एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस एम एन माइनस एम वाई डेल एन अपॉन डेल वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब ज़रा एक चीज़ देखो, आपकी जो ये वाली टर्म है एम एक्स डेल एम अपॉन डेल वाई और एक ये वाली टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एन वाई डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस एम वाई डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। चाहो तो आप ये आगे की दोनों टर्म्स में से y को कॉमन ले लो, तो आपका ये हो जाएगा n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस m डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये हम LHS को यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लेकर आते हैं किसको, RHS को। RHS हमारी क्या थी, RHS थी डेल अपॉन डेल एक्स एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, ये थी। अब इसको सॉल्व करना है तो वही डिवाइड वाला रूल लगाओ उसमें भी, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन वाई, एन का डिफरेंशिएशन यानी कि ये हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस एन ऐसे ही आ गया। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है तो अब एम का भी करना पड़ेगा, एक्स का भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो मल्टीप्लाई वाले रूल से करेंगे। तो पहले तो मैंने एक्स का कर दिया तो एम बचेगा, प्लस फिर एक्स को अलग रख के एम का कर दिया डेल एम अपॉन डेल एक्स प्लस एन वाई में वाई तो कांस्टेंट है, केवल एन का होगा, यानी कि डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया, और अपॉन में क्या है एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट अब उसके बाद आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा एम एक्स डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस एन वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस एन एम माइनस एन एक्स डेल एम अपॉन डेल एक्स माइनस एन वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, और अपॉन में क्या बचेगा
एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अब उसके बाद आगे देखो, अब इसमें एक चीज़ देखो, आपका एन वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स और माइनस एन वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो रहा है, आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब आपका क्या बचेगा इसमें, एम एक्स डेल एन अपॉन डेल एक्स, एम एक्स डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस एन एक्स डेल एम अपॉन डेल एक्स माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, यही बचेगा। ये अभी इक्वल नहीं आ रहा है LHS के, अब हम इसको इक्वल करेंगे बाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या करते थे, लिखते हैं इसको यहाँ पर, वैल्यू फाइंड करते हैं बाई यूलर्स थ्योरम। तो बाई यूलर्स थ्योरम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाई थी, अगर m जो है वो आपका किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, ये तो हमें पता है, और होमोजीनियस है, डिग्री इसकी n मान लेते हैं, और जो n है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, इसकी भी डिग्री n होगी। तो अगर मैं यूलर्स थ्योरम लगाऊंगी तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, x डेल एम अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल M, यही आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, x डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एन अपॉन डेल वाई बराबर स्मॉल एन कैपिटल N, यही आएगा। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालती हूँ, x डेल एन अपॉन डेल एक्स की। x डेल एन अपॉन डेल एक्स कहाँ से निकलेगा मेरा, यहाँ से क्या आएगी, देखो ज़रा, x डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन कैपिटल N माइनस वाई डेल एन अपॉन डेल वाई, ठीक है। और x डेल एम अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। तो ये हो जाएगा x डेल एम अपॉन डेल एक्स बराबर n कैपिटल M माइनस वाई डेल एम अपॉन डेल वाई। ये यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x डेल एम अपॉन डेल एक्स एंड x डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या है आपके पास, कैपिटल M x डेल एन अपॉन डेल एक्स, कैपिटल M x डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल n कैपिटल N माइनस y डेल एन अपॉन डेल वाई। आगे क्या है, आगे है माइनस n x डेल एम अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस n x डेल एम अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, n कैपिटल M माइनस y डेल एम अपॉन डेल वाई। आगे क्या है, माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, यही आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, m स्मॉल n कैपिटल N माइनस एम वाई डेल एन अपॉन डेल वाई माइनस कैपिटल N एन एम माई प्लस एन वाई डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब ज़रा इसमें देखो, इसमें आपका ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो आपका बचेगा क्या, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेती हूँ मैं, एन वाई डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस एम वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब इसमें से y कॉमन ले लो,
तो ये आपका हो जाएगा y, अंदर बचेगा n डेल m अपॉन डेल y माइनस m डेल n अपॉन डेल y माइनस कैपिटल M n अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर। अब ज़रा अपनी कॉपी में चेक करो, देखो LHS यही है कि नहीं। तो ये आपका आ गया ना, किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। यानी कि आपका प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स हेंस 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया ये तरीका। कुछ भी नहीं करा हमने, पहले एम एक्स प्लस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इक्वेशन मानी। ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं थी। फिर हमने क्या किया, उसमें 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें प्रूफ करना था, हमने मान लिया कि वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फिर उसका पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इसका मल्टीप्लाई करने पे ये एग्जैक्ट बन जाती है, क्योंकि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन यही होती है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट होगी। और अगर वो एग्जैक्ट होगी तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो वही किया हमने, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर कर दिया किसके, डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो हमारा प्रूफ हो गया कि 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई क्या है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। समझ में आया। ये तो हो गया इसको प्रूफ करने का एक तरीका। अच्छा, इसको प्रूफ करने का एक तरीका और है इसी वाले स्टेटमेंट को, वो क्या है। लेकिन उस तरीके को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है, रिमेंबर, ये रटनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना आपको। क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस एम एक्स माइनस एन वाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई। ये एज अ आइडेंटिटी रट लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, अब इस चक्कर में मत पड़ना कि इसका डेरिवेशन ढूंढ रहे हो कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या नहीं आया। रटना है। जैसे हम याद करते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद करते हैं ना इसको। तो ऐसे ही इसको भी एज अ आइडेंटिटी रट लो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ये होता। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, क्या, इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के अंदर ही इफ़ एम एंड एन आर होमोजीनियस, अगर ये होमोजीनियस है तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कोई ना कोई फंक्शन आएगा किसका, एक्स अपॉन वाई का। किसका फंक्शन आएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। और इसको हम एक अनदर फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं जो कि किसका फंक्शन होगा, लॉग एक्स अपॉन वाई का। कैसे आया, क्यों आया, अभी कोई दिमाग नहीं मारना है, रटना है इसको केवल। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है रिमेंबर। ठीक है, याद कर लो इस चीज़ को, डिटेल में नहीं जाना हमें इसकी, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, कि एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, अगर इसमें एम और एन होमोजीनियस है तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई फंक्शन आता है एक्स अपॉन वाई का। और ये जो फंक्शन है इसको, ये पूरा का पूरा किसी और अनदर फंक्शन होगा किसका, लॉग एक्स अपॉन वाई का। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे वाले प्रूफ पर। तो स्टेटमेंट वही है हमारा कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है तो आपका जो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई है वो आपका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, तो पहले मैं लेके चलती हूँ किसको, मुझे गिवन इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई बराबर 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो, क्या पता है हमको भाई, आइडेंटिटी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर क्या था फॉर्मूला, 1/2 एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस एम एक्स माइनस एन वाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई। ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किसका, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/mx प्लस एन वाई। 1/mx प्लस एन वाई से पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई बराबर 1/2। इसमें भी कर दो अंदर, तो इधर ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई। ये हो गया। अब उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये यहाँ तो यही रहेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई बराबर 1/2। ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स। मैं इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करके इसको ना एलसीएम ले लेती हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। इसको ये हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर वो अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1/2। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान करो, हमने जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए पहला मेथड पढ़ा था बाय इंस्पेक्शन, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे याद करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके देखो, जो आपका ये वाली टर्म है पूरी, ये जो पूरी टर्म है ये आपका डिफरेंशिएशन होता है log एक्स वाई का, होता है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ log एक्स वाई। देखो log एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले log का करेंगे तो 1/x वाई, फिर एक्स वाई का करोगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यही आएगा, प्लस एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ये जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसका, ये डिफरेंशिएशन होता है log एक्स अपॉन वाई का। तो ये मैंने इसको लिख दिया। आगे अब लिखेंगे क्या, हेयर एम एंड एन आर होमोजीनियस, ये दोनों होमोजीनियस है। तो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ये जो है ये हमारा फंक्शन होता है किसका, एक्स अपॉन वाई का, और इसको क्या भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ log एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस, अच्छा यहाँ पे एन डी वाई था, मैंने वाई लिख दिया है, प्लस एन डी वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1/2
ब्रैकेट यहाँ पे आपका क्या है, डी ऑफ लॉग एक्स वाई, ठीक है, प्लस अब एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई की जगह मैं ये लिख रही हूँ, तो फंक्शन ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई, ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसमें थोड़े फॉर्मूले रटने वाली चीज़ ज़्यादा है इस वाले मेथड में, पर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके आगे के जितने भी हम मेथड को सॉल्व करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर। ठीक है, तो अब ये इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन में से डिफरेंशिएशन को कॉमन ले रही हूँ, डी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा आपका 1/2 लॉग एक्स वाई प्लस इधर डिफरेंशिएशन नहीं है भाई, डी लॉग एक्स वाई है ना, ये वो वाली फंक्शन बन गया ना, देखो ज़रा ध्यान से, एफ ऑफ जेड डी जेड बन रहा है ना, ये इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, वो इंटीग्रेशन कह रही हूँ सॉरी, डिफरेंशिएशन डी आई नहीं रहा इसके अंदर, तो मैंने अभी आपको पहले बताया डिफरेंशिएशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आगे इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया इंटीग्रेशन एफ ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई डी लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है ना, तो अभी आपका प्रूफ हो गया ना कि ये जो आपका है ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये फॉर्म आ गई कौन सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू, डिफरेंशिएशन है किसी ना किसी फंक्शन का, तो हैंस इट इज एग्जैक्ट एंड 1/mx प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको दोबारा समझा दूंगी, दोबारा वीडियो बना के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अभी आज यहीं तक कंप्लीट करना है। इसके आगे के भी हमारे और मेथड्स थे, अभी हमने दो डेरिवेशन कर लिए, अभी 3 मेथड और बचे थे, जिसमें एक में था 1/mx माइनस एन वाई था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक में 1/n डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई वाला था, तो उसका डेरिवेशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन दोनों को अच्छे से पहले फेयर कॉपी में पूरा अच्छे से लिख के नोट डाउन करो, फिर उसके बाद ध्यान से देखकर समझकर उसको बिना देखे करने की कोशिश करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।